संचार। तो आज का हमारा विषय है संचार। संचार जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये विश्व चल रहा है, यही कहूंगी, क्योंकि संचार से ही अपनी बात कहने से अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपनी सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचाने के कारण ही हम अपनी अच्छे से जीवन शैली जी पा रहे हैं। संचार जो है वो चर धातु से बना है, जिसका मतलब होता है चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। संचार शास्त्री विल्बर श्रैम, ये बहुत प्रसिद्ध संचार शास्त्री हैं। इनके जो इन्होंने एक परिभाषा दी है संचार की, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार पेपर में आती भी है। वो है संचार अनुभवों की साझेदारी है। बहुत सरल सी परिभाषा है, जब भी आप संचार के बारे में लिखें तो आप ये लिख सकते हैं। तो संचार जो है वो अनुभवों की साझेदारी है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि अनुभवों की साझेदारी है, लेकिन साथ साथ में विचारों, भावनाओं, सूचनाओं, अपने जो संदेश है उन सब की साझेदारी भी है, जो हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। उसके बिना शायद हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिखित या मौखिक सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, वो भी सफलतापूर्वक। सफलतापूर्वक से मतलब है बिना किसी रुकावट के। जैसे मैं आप तक अपना संचार पहुंचा रही हूं और आप अपनी फीडबैक मुझे दें। जब आप फीडबैक दें तो उस समय ना तो शोर हो, नॉइस को मेनली कहा जाता है, ना तो शोर हो, उसके अलावा ना ही उसके अंदर आपका इंटरनेट प्रॉब्लम हो या कोई और समस्या हो, सब तरह से ठीक हो और फीडबैक भी मिल जाए। SMSR में नॉइस ना हो और फीडबैक वापस से रिसीवर, R मतलब रिसीवर और S जहां से स्टार्ट होता है यानी कि सोर्स, माध्यम, स्रोत, R यानी कि रिसीवर अपने विभिन्न माध्यमों के द्वारा अपने संदेश को वो रिसीवर तक पहुंचाता है और रिसीवर घूमकर वापस से सोर्स तक अपना फीडबैक दे। यह एक संचार की प्रक्रिया समाप्त होती है, पूर्ण होती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं संचार प्रक्रिया। ठीक है। संचार वैसे बहुत तरह का होता है। मुख्यतः हम 7 तरह के संचार को आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सांकेतिक संचार को सबसे पहले पढ़ेंगे। सांकेतिक संचार, मौखिक संचार, अमौखिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार, उसके अलावा जनसंचार। इन्हें ये मुख्य हैं, हम इन्हें आज पढ़ेंगे। सांकेतिक संचार क्या होता है? वैसे आप ये देखिए, संचार जो है वो एक जटिल प्रक्रिया, वो सरल नहीं है। अपनी बात को दूसरों तक कहना बहुत सरल भी हो सकता है, लेकिन कई बार बहुत 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 कठिन भी हो जाता है। तो इसके कई रूप होते हैं जिन्हें हम अलग अलग करके पढ़ें, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं अपना संचार इस समय आप तक मौखिक, फिजिक के द्वारा, अभी मैं आपको यांत्रिक माध्यम के द्वारा करवाऊंगी, तो वो सब मिलकर ये घुले मिले होते हैं, मिलजुल कर पूर्ण करते हैं संचार की प्रक्रिया को। तो ऐसे में ये बड़ा कठिन हो जाता है इन्हें अलग अलग से समझना, लेकिन फिर भी मैं अभी आपको करवाऊंगी तो बहुत सरल तरीके से समझ जाएंगे आप। पहले हम SMSR के मॉडल को करते हैं। S से स्टार्ट होता है, यानी कि स्रोत, संचारक से स्टार्ट होता है, वो अपना मैसेज देता है। मैसेज को इन कोडिंग में दिया जाता है। वो सोचता है कि मैंने इस तरह से, इस प्रकार से अपनी बात को रखना है, अपनी भाषा को कहना है। इसे कहते हैं कूटीकृत भाषा। कूटीकृत भाषा इन कोडिंग में, ठीक है। उसके बाद वो अपना मैसेज देता है, यानी कि संदेश देता है। सोर्स कोई भी हो सकता है, टीवी, रेडियो, फिल्म, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन या मौखिक, लिखित, कोई भी तरीके से दे सकता है सोर्स, ठीक है। उसके बाद रिसीवर जो उसे रिसीव करता है, उसके मैसेज को सुनता है, समझता है, उसके मैसेज को सुन समझ के फिर अपना कार्य करता है, यानी कि उस तक वापस से फीडबैक पहुंचाता है कि हाँ, मुझे ये बात समझ आ गई। तो रिसीवर क्या करता है? डिकोड करता है। इन कोडिंग की भाषा को, कूटीकृत भाषा को डिकोड करता है और उस संचार को, उस संदेश को समझता है, ठीक है। ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, इसके बारे में बहुत डिटेल में लिखा होता है अलग अलग विद्वानों के। इसके 5-6 तरह के अलग अलग मॉडल्स भी हैं। फिलहाल +1 2 क्लास के हिसाब से इतना बहुत है। अब करते हैं संचार के विभिन्न माध्यम, संचार के प्रकार भी कह सकते हैं, अलग अलग प्रकार के संचार। मौखिक संचार, हम सबसे पहले लेते हैं सांकेतिक संचार। सांकेतिक संचार में जैसे
ये हुआ प्रणाम। अब जब तक मैंने नहीं बोला था तो ये क्या था, सांकेतिक संचार, जिसमें मुंह से बिना बोले संकेत से इधर आने के लिए बुलाना, पानी के लिए बोलना, कोई और इशारा करना, इस तरह से जाने दो, इस तरह का इशारा करना। वो अलग अलग टीचर वाइज बच्चे खुद ही समझ आते हैं कि टीचर का ये इस बात का ये इशारा है। या आपस में जब आप क्लास में बैठे होते हैं, आपका टीचर सामने है, तो आप उसको अपने फ्रेंड को कुछ खाने या कुछ अजीब सी हरकत करने के लिए इशारा करते हैं, वो इशारे होते हैं। आर्मी में अलग अलग तरह के अलग अलग इशारे होते हैं, बहुत सीरियस रहता है उनका, सीरियस होना भी चाहिए। मौखिक, अमौखिक यानी कि ये सांकेतिक संचार जो समय था हम इशारे करते हैं, विसल दे देना, ये सब सांकेतिक संचार है। ठीक है, उसके बाद आता है मौखिक, जैसे मैंने आपको पहले इशारा किया, उसके बाद कहा प्रणाम। ठीक है, ये हुआ मौखिक संचार, मुंह से बोलकर। लिखित भी होता है, लिखकर मैं अपनी बात आपको बताऊं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सामने वाले को मेरी भाषा भी आती हो, मेरी हैंडराइटिंग भी समझ आए, उसके साथ साथ उसको पढ़ना भी आता हो। ठीक है, ये हुआ लिखित। उसके बाद आता है अमौखिक, जो मैंने आपको अभी बताया। अंतःवैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक संचार होता है जिसमें मैं अपने आप से ही जैसे बात कर रही हूँ, मैं कोई योजना बना रही हूँ, मैं ऐसे कर लूंगी, उसके बाद मैं ऐसा कर लूंगी, अपने अंदर से अपने आप से मैं बात कर रही हूँ, उसे हम कहेंगे अंतःवैयक्तिक संचार। स्वयं से बात करना, स्वयं से योजना बनाना, जिसमें हम सोच रहे हैं वो स्वयं से हम अंदर ही अंदर बात कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं अंतःवैयक्तिक संचार। फिर आता है अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतर्वैयक्तिक संचार में क्या होता है, दो के बीच में, जब दो के बीच में बात होती है, कई बार घनिष्ठ बातें होती हैं, दो के बीच में कोई विचार विमर्श चल रहा है, उसे हम अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। फिर आता है समूह संचार। अंतर्वैयक्तिक संचार के बाद थोड़ा सा और उसका क्राइटेरिया बढ़ा लो, वो क्या हो जाएगा, समूह संचार। जैसे कक्षा, एक क्लास में मैं लाइव सामने पढ़ा रही हूँ, तो उसे हम कहेंगे समूह संचार। उसमें क्या होता है, एक बोल रहा है, दूसरा अपनी बात, बाकी सब बच्चे सुन रहे हैं, 40, 50, 60, 70 तक के समूह संचार होता है। कोई मीटिंग चल रही है, किसी विषय पर कोई निर्णय लिया जाना है, उसे भी हम समूह संचार ही कहेंगे। जैसे हम बैठकर ये डिसाइड करें कि लाइव क्लासेस हो या ना हो, स्कूल कॉलेजेस खोले जाएं या ना खोले जाएं, ऑफलाइन एग्जाम हो या ना हो, इस बात के लिए अगर सामने बैठकर बात की जाती है तो उसे हम समूह संचार कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बहुत 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 महत्वपूर्ण, जनसंचार, जिसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। मास कम्युनिकेशन, एक बात, एक भाव, एक विचार, एक सूचना, एक न्यूज। न्यूज से मुझे याद आया, न्यूज मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, NEWS। N मतलब नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, चारों प्रकार की जानकारी का पता लगाना, उसे हम न्यूज कहते हैं। व्हाट इज न्यू, दैट इज न्यूज, जो नया है वही न्यूज है। जैसे मैं जब पढ़ती थी तो हमें करवाया जाता था, when a dog bites a man, that is not a news, when a man bites a dog, that is the news। जब एक इंसान को कोई कुत्ता काट लेता है तो वो कोई न्यूज नहीं है, जब एक इंसान किसी कुत्ते को काट लेता है तो वो न्यूज है। और संचारक जो भी आपको बताया, उसमें सबसे पहले माने जाते हैं नारद मुनि। नारद मुनि का उनसे हम भली भांति परिचित हैं। तो अब हम आगे करते हैं जनसंचार। जनसंचार में हमें एक बात का बहुत ध्यान रखना होता है, सत्यता, सही हो, सटीक हो, और ऐसी भाषा हो, ऐसी बात हो जो सबको बड़े आराम से, सरलता से समझ आ जाए। इस समय जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये भी एक तरह से जनसंचार है, मास कम्युनिकेशन है। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े समूह, बड़े बड़े यांत्रिक माध्यमों के द्वारा अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाया जाता है। पहले उस बात को बहुगुणित, यांत्रिक माध्यमों के द्वारा बहुगुणित किया जाता है, उसके बाद उसे आगे पहुंचाया जाता है। टीवी, रेडियो, ये सब इसके सोर्स हैं, जनसंचार के माध्यम है। अखबार, सिनेमा, फिल्म, ये सब इसके संचार हैं। आइए अब इसको थोड़ा टेक्निकल वे में हम पढ़ते हैं, एक बार दोबारा से पूरा डिटेल से। 3 चीजें, संचार क्या है, संचार का मॉडल, उसके साथ साथ संचार के विभिन्न प्रकार, जो आपको अभी पढ़ाया वो अभी याद भी हो जाएगा। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप अपनी कॉपीज में नोट कीजिए कि संचार होता क्या है।
देखिए, आज के टाइम में या पुरातन किसी भी समय में संचार के बिना हम जीवन और जीवन शैली को अधूरा ही मानते हैं। उसके बिना ये कह सकते हैं कि जीवन संभव ही नहीं है। मनुष्य की सभ्यता के संचार का बहुत 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 महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संचार या दो से अधिक लोगों के बीच में सूचना, विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान है। जैसे कि आपको बताया, चर धातु से उत्पत्ति हुई है इसकी, और विल्बर श्रैम जी की आपको परिभाषा बताई थी। संचार अनुभवों की साझेदारी है। संचार में होता क्या है? अनुभवों की साझेदारी या विचारों की साझेदारी या शिक्षा या कोई भी विचार, भावना, किसी भी चीज़ की साझेदारी होती है। अब आपको ये समझ आ गया है कि संचार क्या होता है। क्या होता है? सूचना, भावना, विचार आदि को लिखे हुए रूप में या बोले गए या श्रव्य दृश्य माध्यम जैसे कि टीवी, रेडियो, टेलीफोन, जिस तरह से आप मुझे देख रहे हैं, एजुसेट, इनके द्वारा सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना संचार कहलाता है। और इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संचार के विभिन्न माध्यम का प्रयोग हम करते हैं। अब संचार के तत्व देखिए। पहला तत्व स्रोत या संचारक। वो एक व्यक्ति होता है। जब कोई संचारक या स्रोत अपनी बात को, अपने संदेश को, अपने विचार को किसी विशिष्ट उद्देश्य के साथ किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, तो यहाँ से जो संचार की प्रक्रिया है वो शुरू होती है, वो आरंभ होती है। इसमें व्यक्ति ही संचार का मुख्य तत्व है। यहीं से शुरुआत होगी। यदि व्यक्ति के मन में कोई बात आएगी ही नहीं तो वो संचार प्रक्रिया शुरू ही नहीं होगी। और ऐसा कभी तो होता ही नहीं है। हमारे मन में प्रति क्षण कोई ना कोई बात, विचार रहती ही है। अब आप देखिए, इनकोडिंग या कूटीकृत भाषा। जब कोई व्यक्ति, यानी कि जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा, स्रोत या संचारक अपने संदेश या भावों को दूसरों तक पहुंचाता है और भाषा, संकेत की उसको आवश्यकता होती है, तब वो व्यक्ति अपने संदेश को उस भाषा में दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। अब ज़रूरी ये है कि उस व्यक्ति को जिस तक वो संदेश पहुंचा रहा है उसको भी वो भाषा आती हो, वो कूट या कोड जो भी है उसे समझ में आता हो। व्यक्ति अपने भावों को किसी एक स्पष्ट भाषा के द्वारा ही व्यक्त करता है और जो स्रोत है उसका ये ज़रूरी है कि उस भाषा में वो माहिर हो या अपनी बात कहने में माहिर हो, तभी संचार प्रक्रिया जो है वो सफलतापूर्वक पूरी हो सकेगी। संदेश, विचार, भाव जो भी है, दूसरा व्यक्ति भी उस भाषा से परिचित होना चाहिए जिसमें वो संदेश को प्राप्त कर रहा है। ठीक है। अब तीसरा जो है इसका तत्व वो है संदेश, यानी कि मैसेज। संदेश ये एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसी के लिए दूसरे प्रयास जो किए जाते हैं वो होते हैं। संदेश जितना स्पष्ट, सरल, सीधा और साफ सुथरा होगा, जो रिसीवर है यानी कि प्राप्तकर्ता है उसे उतनी ही सरलता से समझ पाएगा। ठीक है। कोई भी स्रोत या संचारक या जो व्यक्ति है वो अपने उस उद्देश्य को तभी प्राप्त कर सकेगा जब वो संदेश को सही भाषा में सही तरीके से प्रस्तुत करेगा। ठीक है। अब अगला तत्व आता है माध्यम, जिसे हम कह सकते हैं चैनल या मीडियम। जो संदेश दिया जाता है वो प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर तक पहुँचे, और उसके लिए क्या ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है उसके लिए? बीच में कोई रुकावट ना आए। इसे हम बाद में पढ़ेंगे, रुकावट या शोर या ऐसी चीज़ों को। अब देखिए, आज के समय में यांत्रिक चीज़ों का प्रयोग होता है। जैसे अपनी बात को, अपने संदेश को दूसरे तक पहुंचाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जा सकता है? टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो,
टेलीविज़न, फिल्म, शॉर्ट फिल्म हो सकती है, एजुसेट हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है। इन सारे माध्यमों की खोज जब हो चुकी है, आविष्कार हो चुका है, तो सरल माध्यम इनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन ये सभी जनसंचार के माध्यम हैं, है ना। लेकिन अगर दो व्यक्तियों के बीच की बात है तो उसे लिखित या मौखिक या सिंपली फ़ोन के द्वारा बताया जा सकता है। मुख्य भाव या बात कहने की है कि माध्यम को जो प्रयोग किया जाता है वो संचार प्रक्रिया का चौथा चरण है और आज के समय में अलग अलग माध्यम हमारे सामने उपलब्ध हैं। अब हम करते हैं पांचवा तत्व, जिसे हम कहते हैं रिसीवर या प्राप्तकर्ता, जो मेन है, जिस तक हमें अपनी बात पहुंचानी है, जिसके लिए सारी प्रक्रिया की जा रही है। वो अगर हमारी बात को समझ लेता है तो हमारी संचार प्रक्रिया संपूर्ण है, एकदम सही है। डिकोड करता है वो भाषा को, जो रिसीवर है या प्राप्त करता है या जिस तक हमने अपना संदेश देना है, वो संदेश को कूटवाचन या डिकोड करता है। डिकोडिंग्स क्या होती है कि जो उसको संदेश मिला है उसमें दिए गए अर्थ को समझने का प्रयास। मैं आपको बहुत बार बताती हूँ कि जो भाषा है या कुछ भी जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे पहला चरण क्या होता है? देखना, सुनना, देखना, सुनना। उसके बाद दिखाए गए को, सुनाए गए को बोल पाना। बोल पाने के बाद तीसरा होता है पढ़ सकना। चौथा होता है उसे लिख पाना और पांचवा अपनी बात को अभिव्यक्त कर पाना। लिख पाना भी एक बताने का, फीडबैक का एक माध्यम है और अपनी बात को अभिव्यक्त करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमें बहुत चीज़ों का ज्ञान होता है लेकिन बहुत बार हम उन चीज़ों को बता नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं। किस प्रकार से लिखा जाए ये नहीं पता होता है, तो इतनी समझ हमें होनी चाहिए। अब जो प्राप्त करता है वो मिले हुए संदेश को, जो उसका सही अर्थ है, उसे समझे। इसे हम इनकोडिंग के उल्टी यानी कि विपरीत प्रक्रिया कहते हैं। प्राप्तकर्ता भाषा के चिन्हों के अर्थ निकालता है और संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों का उस कोड यानी कि भाषा चिन्हों से परिचित होना ज़रूरी है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जो भाषा सामने वाला बोल रहा है, जिसके लिए बोल रहा है, उसको भी वो भाषा आनी चाहिए। ठीक है। इन सब में यहाँ तक संचार की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि संचार प्रक्रिया पूरी हो गई? वो होता है फीडबैक। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ और आप मुझे पढ़ने के बाद मेरी बात को समझ भी गए हैं, ये भाषा भी आपको आती है। इस चैनल के द्वारा मैंने आपको बताया, मेरी बात आपको समझ भी आ गई, डिकोड भी कर लिया। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता जो है, जब वो पहले व्यक्ति यानी कि पहले तत्व यानी कि स्रोत या संचारक या उस व्यक्ति तक अपनी बात बताता है कि मुझे ये बात समझ आ गई और ये बात मुझे नहीं समझ आई, तो मुझे दोबारा बताया जाए, फिर वही प्रक्रिया दोबारा से चलती है। जो प्राप्त करता है वो एक व्यक्ति, समूह, संस्था या विशाल जनसमूह भी हो सकता है। रिसीवर जो है वो जब संदेश को प्राप्त करता है तो उस संदेश के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया भी देगा। वो प्रतिक्रिया पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। जैसे प्राइम मिनिस्टर जी या कोई और मंत्री या कोई भी माननीय गणमान्य व्यक्ति अपनी बात रखते हैं, जनता को वो बात समझ आती है, उसके बाद जनता अपनी राय प्रस्तुत करती है। हम ट्विटर पर देखते हैं, हम यूट्यूब के नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं, वो सब क्या है? वो सब फीडबैक है। समझ आया फीडबैक क्या है? अब मुझे आप अपना फीडबैक ज़रूर देना, को ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है। फीडबैक से ही पता चलेगा कि जो संदेश दिया गया, जो बताया गया, वो समझ आया या नहीं आया। संचार प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अब इस सब में बाधक तत्व भी होते हैं। बाधक तत्व में हम शोर एक पुराना है माध्यम, इसे ले लेते हैं।
वैसे आज के समय में तो इंटरनेट का धीरे चलना या सही प्रकार से काम ना करना, ये सब और भी हो सकते हैं, लेकिन पुरातन तौर पे हम शोर को ही पढ़ते आ रहे हैं। संचार की प्रक्रिया में बहुत सी बाधाएं होती हैं, उसको हम नॉइस कह देते हैं। मानसिक से लेकर तकनीकी और भौतिक शोर हो सकते हैं। जो संदेश देने वाला है वो प्राप्तकर्ता तक अपना संदेश सफलतापूर्वक तभी पहुंचा पाता है जब बीच में कोई रुकावट ना हो। पहले आता था ना, रुकावट के लिए खेद है, वही बात है। संचार प्रक्रिया के लिए शोर को हटाना बहुत ज़रूरी है, वरना संचार प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी, स्पष्ट नहीं हो पाएगी। तो ये थे संचार के मुख्य तत्व। आपको यहाँ पर और भी मॉडल्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला ये SR मॉडल है, जिसमें सिंपल सा है, स्रोत है और रिसीवर है, बीच के नहीं है। और भी बहुत से आपको मॉडल नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ये सब आपको क्लियर हो ही चुके होंगे, क्योंकि शायद मैंने आपको अच्छे से विस्तार पूर्वक समझा दिया है। अब हम संचार के प्रकार करते हैं। देखो, संचार जो है वो एक सरल प्रक्रिया नहीं है। संचार के प्रकार अगर देखें तो मैंने आपको पहले 7 बताए हैं, उन्हीं 7 को हम विस्तार में करते हैं। उसमें मैं आपको बता दूं, मैं अपनी बात जैसे आपके सामने अलग अलग प्रकार से रख रही हूँ, कभी यांत्रिक रूप से रख रही हूँ, कभी बोल के रख रही हूँ, कभी इशारे से रख रही हूँ, कभी आपको लिखित रूप में आप दिखाई दे रहा है। तो ये सब क्या है, एक तरह से मिले जुले प्रकार हैं। कई रूप और प्रकार होते हैं संचार के। इन कई सारे रूपों और प्रकारों में ये भिन्न होते हुए भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से घुले मिले हुए होते हैं, और इन्हें अलग करके देखना बहुत 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 कठिन काम होता है। लेकिन फिलहाल हम पढ़ने के लिए, समझने के लिए इन्हें अलग अलग करके पढ़ते हैं। प्रथम, सांकेतिक संचार। जब भी हम अपना कोई भी विचार, भाव या सूचना, मैं आपको बताती हूँ ना, संचार क्यों करते हैं, संचार किस लिए किया जाता है। एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, ये 3 चीज़ें होती हैं। एजुकेट करने के लिए, वैसे जो शिक्षा है या जागरूकता है, ये हर समस्या का समाधान होता है। हर प्रति एक समस्या का समाधान, पहला समाधान शिक्षा ही है। जैसे इस समय कोरोना फैला हुआ है, तो उसमें भी अगर लोगों को शिक्षित किया जाए तो वो स्वयं अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। और अलग अलग तरीक़ों से, कहीं एडवर्टीज़मेंट के थ्रू, कहीं लेक्चर के थ्रू, कहीं न्यूज़ के थ्रू, अलग अलग तरीक़ों से लोगों को अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। तो सांकेतिक विचार पर आते हैं। संदेश सामने वाले व्यक्ति को संकेत करके दिए जाते हैं, तो उसे सांकेतिक विचार कहते हैं। जब मैं अपना संदेश बिना बोले, बिना लिखे, संकेत के द्वारा आपको देती हूँ, जिस तरह से मैंने आपको बुलाने का, पानी पीने का इशारा किया था, तो ये सांकेतिक संचार हुए। मौखिक संचार, जब हम हाथ को जोड़ते हैं लेकिन साथ में मुंह से भी बोलते हैं, प्रणाम, नमस्कार, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ही है, तो ये हुआ मौखिक संचार। अमौखिक संचार, अमौखिक संचार भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम काव्य शास्त्र में पढ़ते हैं, 8 अनुभाव स्तंभ, यानी कि स्तंभ होकर खड़े हो जाना खंबे की तरह, ये स्वयं होते हैं हमारे शरीर में किसी परिस्थिति को देखने पर। जैसे एकदम से सांप देख लिया तो अपने आप ही कंप हो जाता है, स्वर भंग हो जाता है, हमारा स्वर भंग होने लगता है, तोतले की तरह बोलने लगते हैं। स्वेद यानी कि पसीना आने लगता है, स्वयं हो जाता है। सांप देख लिया या कुछ ऐसा परिस्थिति देख ली तो विवर्ण, हमारे शरीर का रंग बदल जाता है, क्रोध आता है तो अपने आप हो जाता है। ये जो 8 हैं ये स्वयं होते हैं, जैसे स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, अश्रु, प्रलय, कंप, विवर्णता यानी कि रंग बदल जाना। शरीर का अश्रु मतलब कई बार खुद ब खुद आंखों से आंसू आने लगते हैं, ऐसी परिस्थिति हो जाती है। या स्वरभंग हो जाता है, या रोमांच, हमारा शरीर के रोए अपने आप खड़े हो जाते हैं। स्वेद, अपने आप से पसीना आने लगता है, तो ये अपने आप हो जाता है। ठीक है, ये भी एक तरह से अमौखिक संचार है, जिसमें हम अपना खुशी, दुख हो जाता है,
मौखिक संचार की सफलता में अमौखिक संचार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बहुत सी चीज़ें हम बिना बोले अपनी आँखों के इशारे से ही बता देते हैं, अपने शारीरिक बता देते हैं। इसे कहते अमौखिक संचार। हम अनेक बार मौखिक संचार की अपेक्षा अमौखिक क्रियाओं की सहायता लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी रहते हैं, प्रभावशाली रहते हैं। कैसे रहते हैं? कई बार हम बिना किसी के पूछे ऐसा कोई इशारा करते हैं कि सामने वाला समझ आता है हम क्या कहना चाहते हैं और बहुत अच्छे से समझ आता है। इसी को कहते हैं कि एक जो चित्र है या एक गेस्चर है वो 1000 शब्दों के बराबर होता है। अब करते हैं अंतःवैयक्तिक संचार। ये चौथा है। जब हम अपने आप से बात करते हैं, कुछ सोच रहे हैं, कोई ऐसी योजना बना रहे हैं, ये सब क्या है? अपने आप से बात करना, यानी कि अंतःवैयक्तिक संचार। अंतर ही अंतर में बात करना। इसमें सूचना देने वाला भी वही व्यक्ति है जो सूचना प्राप्त करने वाला है, और जो अंतःवैयक्तिक संचार है वो संचार एक बुनियादी रूप है। जब वो अंतःवैयक्तिक संचार करता है, अपने आप में कुछ सोचता है, तो सामने वाले को अपने मन में सोची हुई बात को बताता है, दूसरे से संवाद करता है। किसी विषय पर सोचना या विचार करना, मंथन करना, गंभीर चिंतन करना, ये सब अंतःवैयक्तिक संचार है। क्लियर? अब करते हैं अंतर्वैयक्तिक संचार। जब दो लोग आपस में आमने सामने कोई संचार करते हैं उसे हम अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। ठीक है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सामने वाले को बात समझ आई या नहीं आई उसी समय पता चल जाता है, क्योंकि आप जो बात उससे करते हैं वो साथ के साथ आपको फीडबैक के रूप में अपनी प्रतिक्रिया दे देता है। और डेली रूटीन में, दैनिक जीवन में हम अपनी बहुत सी आवश्यकताएं, बहुत सी बातें अंतर्वैयक्तिक संचार के द्वारा ही पूरी करते हैं। तो ये सबसे ज़रूरी है। यही एक तरह से हमारे रिश्तों, हमारे प्रेम या घृणा, जो भी भाव हैं, उन सब की एक बुनियाद है। हम घर में रहते हैं, हम परिवार में रहते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, जिससे भी बात करते हैं, किसी एक से, दो से, एक से हम अच्छे से बात करते हैं, वो बुनियाद है हमारे रिश्तों की। तो अंतर्वैयक्तिक संचार जो है, इसमें योग्यता प्राप्त करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी बात को बता सकें। इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो दो लोगों से थोड़ा बाहर निकल के और आगे बढ़ते हैं तो आता है समूह संचार। एक समूह में अपने विचार रखना, अपनी बात रखना। जैसे आपसे कक्षा में जो अध्यापिका या अध्यापक पढ़ा रहे हैं, वो आपसे जो भी बात करते हैं या वो जो कुछ भी बता रहे हैं, वो एक समूह संचार है। अनेक मुद्दों पर जब चर्चा की जाती है, आप न्यूज़ में देखते हैं, न्यूज़ वाला हम वैसे जनसंचार में ही काउंट करेंगे, तो उसे आप मत लीजिए। गांव में कोई पंचायत हो रही है या समिति है या किसी संस्था की मीटिंग चल रही है, उसे हम क्या कहेंगे? समूह संचार। जब एक समूह आपस में विचार विमर्श करते हैं, किसी बात पर चर्चा करते हैं, तो उसे हम समूह संचार कहते हैं। ठीक है? अब आगे आता है मास कम्युनिकेशन, यानी कि जनसंचार। जब बहुत से व्यक्ति एक बड़े समूह या पूरे समाज के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संवाद करने की अपेक्षा किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम से संवाद करते हैं। जो जनसंचार है उसके लिए हमें माध्यम यांत्रिक ही चाहिए, क्योंकि बोलकर या लिखकर हम इतने ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को नहीं पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? अखबार, रेडियो, टीवी, फिल्म, सिनेमा, इंटरनेट, यूट्यूब, एजुसेट, किसी भी चीज़ का, इन बड़ी बड़ी संस्थाओं का सहारा लेना पड़ता है। एक संदेश को यांत्रिक माध्यम से बहुगुणित कर दिया जाता है और आगे भेज दिया जाता है। ये बड़ा सरल कार्य है, लेकिन इसके लिए बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, ताकि हमारा संदेश बहुत बड़े जन समुदाय तक सही से सफलतापूर्वक पहुंचाया जा सके। तो ये थे जनसंचार के विभिन्न प्रकार। अब देखिए संचार के मुख्य कार्य क्या हैं। दैनिक जीवन की हम ज़रूरतों को पूरा करते हैं, अपनी सूचनाओं को देते हैं और दूसरों की सूचनाएं लेते हैं। इसके साथ साथ
और भी बहुत सी हमारी समस्याओं का समाधान होता है, व्यक्तिगत समस्याएं हमारी दूर होती हैं, प्रतिक्रिया सकारात्मक या नकारात्मक हमें मिलती है, यानी कि फीडबैक मिलता है। हम अपनी खुशी, दुख, निराशा आदि भावों को दूसरों के सामने व्यक्त करके अपना मन हल्का कर सकते हैं। नियंत्रण की प्रक्रिया में भी संचार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। संचार से हम किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, जैसे कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों से संचार करते हुए उन्हें नियंत्रण में रखता है, अनुशासन में रखता है। इसके अनगिनत फायदे हैं। इसी के द्वारा हमारी सभ्यता, संस्कृति आगे बढ़ रही है। परिस्थिति की मांग के अनुसार हम अपनी भूमिका अदा करते हैं। संचार के द्वारा ही डॉक्टर, न्यायाधीश जो जिस भी कार्य को कर रहा है उसे सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है। जनसंचार जो हमने अभी अभी किया था, उसमें हम ये बात कह सकते हैं कि अभी आपको बताया कि ये मास कम्युनिकेशन का पर्यायवाची है, तो इसमें ज़्यादातर क्या होता है, जनसंचार संचार का ही विकसित और विस्तृत रूप है, जिसे हम यांत्रिक चीज़ों के द्वारा, यांत्रिक उपकरणों के द्वारा पूर्ण कर पाते हैं। उसके बिना हम इसे पूरा नहीं कर सकते। जनसंचार में श्रोताओं, पाठकों, प्रेक्षकों, दर्शकों की सीमा बहुत व्यापक होती है। मैं तो ये कहूँगी असीमित होती है। हमें पता भी नहीं चलता, इतने लोग होते हैं, उन तक अपनी बात कहनी होती है। अब ध्यान रखने की बात यह है कि उन इतने सारे अनगिनत अलग अलग प्रकार के श्रोताओं, प्रेक्षकों, दर्शकों का जो गठन मिला जुला है, उसमें हर प्रकार के प्रेक्षक होते हैं, दर्शक होते हैं, श्रोता होते हैं, जो कि गरीब होते हैं, अमीर, शिक्षित, अशिक्षित, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, हर प्रकार के इंसान होते हैं। तो जनसंचार माध्यमों के द्वारा हम प्रकाशित या प्रसारित, प्रकाशित जो कि अखबार में, किसी मैगज़ीन में चीज़, कोई लेख, आलेख, निबंध, कुछ भी प्रकाशित होता है, जो लिखित में दिया जाता है वो प्रकाशित होता है। और प्रसारित जैसे कि ये आपके सामने प्रसारित हो रहा है किसी भी माध्यम के द्वारा, टीवी के द्वारा, फिल्म के द्वारा, एजुसेट के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा। जो मुख्य अंतर है संचार और जनसंचार में, वो ये है कि जो जनसंचार है उसमें संचारक और प्राप्तकर्ता, यानी कि पहला और अंतिम तत्व जो है उनका सीधा संबंध नहीं होता। जैसे मेरा आपके साथ सीधा संबंध नहीं है, यही बात अगर मैं आपको कक्षा में पढ़ा रही होंगी तो मेरा सीधा संबंध होगा। प्राप्तकर्ता यानी कि पाठक, श्रोता या दर्शक संचारक को उसकी सार्वजनिक भूमिका के लिए पहचानता है, इस पर्सनली नहीं, यानी कि व्यक्तिगत रूप से नहीं। जैसे रेडियो पर समाचार पढ़ने वाले को हम उसके समाचार पढ़ने के तरीके के आधार पर ही जानते हैं, पहचानते हैं, या फिर टीवी पर जो समाचार या कोई भी कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है हम उसे उस नाम से ही जानते हैं, उसके असली नाम से नहीं जानते। तो हमारे लिए वो वही हो जाता है, हम व्यक्तिगत रूप से उसे नहीं जान पाते कि उसका व्यक्तिगत में व्यवहार, उसकी बात करने का तरीका कैसा है। खास बात क्या है, जनसंचार औपचारिक संगठन के द्वारा चलाया जाता है, जैसे कोई समाचार पत्र या रेडियो स्टेशन या टीवी चैनल, यूट्यूब चैनल किसी विशेष संगठन के द्वारा ही प्रकाशित या प्रसारित होता है। ये इनमें स्पष्ट अंतर है। ठीक है, संचार की सीमा एक तरह से सीमित है और जनसंचार की कोई सीमा ही नहीं है, वो तो पूरी तरह से व्याप्त है, विस्तृत है। जनसंचार का उत्तरदायित्व भी बहुत गंभीर और बहुत विस्तृत, व्यापक होता है। इसलिए आज के टाइम में जो जनसंचार के माध्यम हैं उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है और उन्हें बहुत संभल के कार्य करने पड़ते हैं। तो ये था संचार किसे कहते हैं, संचार के प्रमुख तत्व। उसके साथ साथ हमने संचार के कितने प्रकार हैं वो सब भी पढ़ा। संचार के प्रमुख कार्यों को भी हमने पढ़ा, जैसे कि सूचना प्रदान, शिक्षित या जागरूक करना, जैसे कि एजुकेट करना, अवेयर करना, मनोरंजन जैसे कि एंटरटेनमेंट। ठीक है, उसके साथ साथ केयर करना, देखभाल करना, विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करना, उसका कोई
निष्कर्ष निकालना और विचार विमर्श के भी मंच प्रस्तुत करता है जनसंचार।